नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की महमूदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा की जमानत जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार टक्कर में था, उसे तो छोड़िए, बीजेपी के प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशियों से भी पिछड़ गए। इस जीत से अखिलेश यादव गदगद है। उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि अखिलेश यादव ने इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति के भविष्य का सूचक बताया है। इस हार के कारण क्या हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे 2027 का एक इशारा बताया है वो कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानना ज़रूरी है। और कुल मिलाकर एक नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव ही है, उपचुनाव ही है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है और इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शुक्ला। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हर छोटे बड़े चुनाव को पूरी शिद्दत से, बराबर शिद्दत से लड़ने वाली बीजेपी आखिरकार ये चुनाव कैसे हार गई और इसकी क्या वजह है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 24/7 चुनावी मोड में रहती है, उस भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा छोटा सा ये चुनाव कहा जाएगा नगरीय निकाय का, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का चुनाव। लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने एक बार की फिर से 1 साल पहले हुए लोकसभा चुनावों की याद दिला दी है। और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो भी कोताही की बात आई थी, जो भी खामियां आई थी और जो आपस में एक सामंजस्य ना होने की बात आई थी, वो सब कुछ उसका अक्स दिखाई दिया इस चुनाव में। और ये चुनाव इसलिए अहम हो जाता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी टक्कर देना तो दूर, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया, संघर्ष करते हुए 5वें पायदान पर जा पहुंचा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सत्ता के चुनाव कहा जाता है कि जो नगरीय निकाय होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वो चुनाव दरअसल कहे जाते हैं कि सत्ता का कहीं ना कहीं असर होता है, उसकी झलक दिखाई देती है। बावजूद इसके उसी सीतापुर में मिश्रिख नैमिषारण वाला जो नगर पालिका परिषद है, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन महमूदाबाद में ना सिर्फ हारती है, बल्कि इतनी बुरी हार होती है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैरान है कि ऐसी कहां से कौन सी चूक हुई कि यहां पर जमानत तक बचा पाना नामुमकिन हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात कि अखिलेश यादव या फिर विपक्षी दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद अब नगर पंचायत के चुनाव होने, जो पंचायती चुनाव होने हैं, और एक पंचायती चुनाव में उससे पहले ये हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका है, एक सबक है, लेकिन विपक्षी खेमे के लिए निश्चित तौर से एक बड़ी सुखद बयार है। पर मैं यहां पर एक बात फिर से जोड़ूंगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में जो गलतियां, जो कोताही बरतते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दिए थे, ठीक उसी पैटर्न पर वही गलतियां इस छोटे से लेकिन अहम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे ने की। नहीं, थोड़ा सा अगर हम विस्तार से जाएं तो वो गलतियां क्या हैं? क्या वो गलतियां गलत टिकट देने की थी? क्या वो गलतियां आपसी भीतरी घमासान की थी? क्या वो गलतियां कम्युनिकेशन गैप की थी? क्या गलतियां थी वो आखिर? क्या वहां पर शायद वहां बागी भी खड़े हो गए थे और उसकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशी को 5वें नंबर पर जाना पड़ा? ये थोड़ा सा अगर आप डिटेल बता पाए। यहां पर वो जो कमियां थी जिनको बड़ा जिक्र भी हुआ था, आपको याद भी होगा कि 2024 का एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट गई थी, ग्राउंड से रिपोर्ट गई थी, कई तरीकों से रिपोर्ट गई थी। उसमें जो सबसे अहम पहली बात आई थी कि जब टिकट देने की बात होगी तो टिकट देने में वो कार्यकर्ता या वो चेहरे जो जमीन पर लगातार सक्रिय रहे हैं और जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है पार्टी के बाकी चुनाव में जिताने को लेकर, उन्हें अहमियत दी जाएगी। यहां पर दो चेहरे थे महमूदाबाद में, एक अतुल वर्मा थे और एक अम्बरीश गुप्ता थे। अम्बरीश गुप्ता और अतुल वर्मा में अंतर ये था कि अतुल वर्मा वहां पर चूंकि कुर्मी बिरादरी की बड़ी तादाद है और अतुल वर्मा भी वहां पर लोकप्रिय हैं, और अम्बरीश गुप्ता इससे पहले वहां पर चुनाव जीत चुके थे नगर पालिका परिषद का।
और अमरीश गुप्ता पूरी तरीके से ऐसे कैंडिडेट माने जा रहे थे, युवा भी नेता हैं और काफी वहां पर क्षेत्र में भी उनकी पकड़ रही है। और वो बड़ा आश्वस्त उनका खेमा होकर चल रहा था कि चूंकि पहले भी वो जीते हुए थे और पिछली बार भी वो रनर थे। जो मोहम्मद अहमद, जो यहाँ पर जिनके निधन की वजह से सीट रिक्त हुई थी, मोहम्मद अहमद और अमरीश गुप्ता के बीच में बड़ी कांटे की लड़ाई हुई थी और अमरीश गुप्ता हार गए थे, लेकिन एक बड़ा समर्थन उन्हें हासिल हुआ था। तो हमेशा यही होता है कि चुनाव में, और खासतौर से जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं, वहां पर रनर जो होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर जिले में कई खेमे मौजूद हैं। यहां पर बड़ा एक दिलचस्प मामला आपको मैं बता दूं कि इसी सीतापुर जिले में एक जो यहां से अभी सांसद है, इनका नाम है राकेश राठौर। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हुआ करते थे, लेकिन आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव से पहले ये बागी हो गए थे और इनके कई बयान ऐसे आए थे जहां पर ये मोदी और योगी पर निशाना साध रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर कई कटाक्ष कर रहे थे, जब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। बाद में बागी होकर अखिलेश यादव के साथ आ गए थे। और इस बात को लेकर ये एक तरीके से बीजेपी आला कमान को इतनी चुभी कि इन्होंने सर्च किया और एक राकेश राठौर नाम से ही एक और शख्स को खोजा गया। वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सक्रिय तो नहीं थे, एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता तमाम होते हैं उन्हीं में से वो शामिल थे, उनका अपना बैटरी का कार्य होता था। और वो राकेश राठौर, उनका नाम जो तकल्लुस था राकेश राठौर गुरु, उनको मौका दिया गया और वो ना सिर्फ चुनाव जीते बल्कि उन्हें मंत्री भी बनाया गया। और वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली तक का आला कमान, यहाँ पर उन्होंने खुद अमित शाह से लेकर बड़े नेताओं ने, स्थानीय नेताओं से बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी नजीर कायम करेंगे जहां पर अगर एक राकेश राठौर जाता है तो हम राकेश राठौर गुरु को उसकी जगह रिप्लेस करेंगे और उसको मौका दिया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो बना रहता है या भारतीय जनता पार्टी का जो साथ देता है उसको हम उसका कहां तक साथ देते हैं, उसको कितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं। और वो बाकायदा मंत्री भी बन गए। अब उसी भारतीय जनता पार्टी का जहां पर इतना स्टेक लगा हो, उसी सीतापुर जिले में महमूदाबाद की जब चुनाव हुए थे, तब ये नाम जब आया तो अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमरीश गुप्ता का नाम सबसे ऊपर हुआ करता था और छात्र नेता भी रहे थे अमरीश गुप्ता, और उसके अलावा वो महमूदाबाद में भी कई मामलों में सक्रिय रहे, लगातार सक्रिय होते थे। तो माना यह जा रहा था अमरीश गुप्ता और अतुल वर्मा, इन्हीं दो के बीच में ही टक्कर होगी और इन्हीं को में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जब नाम घोषित हुआ तो नाम घोषित हुआ, एक नाम आया संजय वर्मा। लोग हैरान इसलिए हो गए कि इसको भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के लोग ही नहीं बहुत ज्यादा जानते थे। तब फिर लोगों ने तहकीकात की तो वहां के जो स्थानीय कई सारे लोगों ने जो बताया, जानकारी दी कि वो भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं, वहां पर जो असर होता है, एक राजेश वर्मा वहां पर जो पूर्व सांसद है, पहले बसपा में भी सांसद रहे थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, उनका भी बड़ा असर रहता है। ये संजय वर्मा उनके बड़े करीबी हुआ करते थे। और जो वहां पे राजेश शुक्ला जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी इनके प्रति समर्थन हो गया था। तो ये जो संजय वर्मा, जिसको बाकी क्षेत्र की जनता या भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नहीं वाकिफ थे, लेकिन जो पार्टी की जिला इकाई के जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे उनके अच्छे संबंध थे, सिर्फ इस बिना पर उन्हें टिकट दिया गया। और जब यहाँ पर भूपेन्द्र चौधरी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने बातचीत की थी तो उन्हें बताया गया था कि सब कुछ बढ़िया है और बड़े बेहतर तरीके से, एक तरीके से एकदम आंधी आएगी और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन वो आंधी ऐसी आई कि भारतीय जनता पार्टी जीतना तो दूर, वो पांचवें पायदान पर जा पहुंचे। तो बात यह है कि चुनाव भले छोटा हो, लेकिन उससे जो संदेश और सबक निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो 2024 में कोताही बरती गई, सीतापुर जिले से कांग्रेस जीत जाती है। और उस सीतापुर जिले में जहां बड़ी कोशिशें की गई थी, वहां पर जब कांग्रेस के राकेश राठौर जो बागी होकर जीत गए, तब से भारतीय जनता पार्टी में कहा गया था कि नहीं, स्थानीय स्तर पर जो भी लोग होंगे, जो नेता होंगे, उनकी राय ली जाएगी और उन्हीं की राय मशविरा के बाद ही सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन वही पुरानी गलती फिर से दोहराते हुए यह प्रयोग किया गया और संजय वर्मा 1300 वोट पाकर पांचवें पायदान पर रहे। और आप देखिए, जो बागी थे 8000 वोटों से 8870 या 9000 के करीब वोटों से जो जीते हैं आमिर अराफात, और इनके पीछे रहे थे अतुल वर्मा, वो 8000 वोट पाए थे, अमरीश गुप्ता 5000 से 6000 के बीच के वोट पाए थे और बीजेपी प्रत्याशी सिर्फ 1300 वोट पर सिमट गए। तो यानी अगर भारतीय जनता पार्टी का जिला यूनिट की बात करी जाए, जमीन ग्राउंड के जो लोग हैं, जो उसका आकलन कौन सा करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जब से रिजल्ट आया तब से कई नेताओं ने हमसे ये बात में कहा कि आप एक सवाल जरूर ऊपर से पूछिएगा कि आखिर वो कौन सा ये सर्वे करते हैं या कौन सा फीडबैक लेते हैं जहां पर ऐसा कैंडिडेट इन्हें मिलता है जो जिताऊ टिकाऊ होता है, पार्टी के लोग जानते हैं, कार्यकर्ता जिसको मानते हैं उसको ये बिल्कुल नकार देते हैं और उसको बागी होकर उन लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कैंडिडेट होता है वो इस बुरी तरीके से हारता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने
निश्चित तौर से जो पहले गलतियां की थी, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं का, उनकी जो मंशा थी, उनकी इच्छा थी, उसको ठुकरा कर सिर्फ अपने चहेतों को वहां पर अगर टिकट देने की जो प्रथा की गई थी, जो काम किया गया था लोकसभा चुनाव में, कमोबेश वही कुछ दोहराया गया और उसका नतीजा सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी दुर्गत हुई है, पांचवें पायदान पर पहुंची है। और ये ऐसा झटका है जो सीतापुर और अवध क्षेत्र के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह रहेगा। इसकी जो टीस होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं को काफी दिनों तक महसूस होती बिल्कुल, रहेगी। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था कि इसे क्या सिर्फ एक सीतापुर का नगरीय चुनाव मानकर भूल जाया जाएगा, या जैसा अखिलेश यादव इस पर चुटकी ले रहे हैं कि ये तो भविष्य की राजनीति का सूचक है, क्या ये एक इशारा भी करता है 24 में जो गलतियां हुई अगर वो आज यहाँ सीतापुर में दोहराई जा रही हैं, तो क्या आने वाले दिनों में भी आप देखते हैं कि एक लार्जर पिक्चर जो है तो वो बीजेपी का भीतरी घमासान उसके लिए एक मुसीबत या कम से कम चिंता का विषय है? देखिए बिल्कुल, ये जो नगर पालिका के ये परिषद के जो नगरीय चुनाव थे, आप देखिए 9 सीटों पर हुए, 9 जगहों पर उपचुनाव हुए थे। और ये जो सीटें थी अमरोहा, कन्नौज, महाराजगंज, अवध का क्षेत्र, इन सारी जगहों पर ये चुनाव हुए थे। और इनमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, 4 सीटों पर निर्दलीय जीते और 1 सीट समाजवादी पार्टी महमूदाबाद की उनके खाते में गई है। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि एक और ट्रेंड इससे दिखाई दे रहा है कि जहां पर वोटरों ने उन 4 जगहों पर तो सीधे तौर से ना भारतीय जनता पार्टी को भी ठुकरा दिया और समाजवादी पार्टी को भी ठुकरा दिया, उन्होंने निर्दलीय पर मुहर लगाई। यानी दोनों ही खेमों ने चूक की है कि ऐसे चेहरे को अपने साथ लाने से वो चूक गए कि जिनका जमीन पर इतनी पकड़ थी कि वो निर्दलीय भी चुनाव जीत गए, इन हैवीवेट जो खिलाड़ी थे सियासी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। और कन्नौज, जहां पर अखिलेश यादव का क्षेत्र है, वहां से वो दोनों ही जो जगहों पर से जो चुनाव हुए वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपने कहने के लिए है और 1 सीट पाने के बाद समाजवादी पार्टी भी उत्साहित है। अगर ये सीट ना पाती तो शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आता कि ये चुनाव सत्ता का उसका दुरुपयोग होकर हुआ है तो हमको मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो जमीन पर दिख रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाह रहे थे, वो सब कुछ जो उनकी नाराजगी था, वो नाराजगी का भाव दिखाई दिया। और भारतीय जनता पार्टी जहां पर अब से 2022 के चुनाव में आशा मौर्य वहां से चुनाव जीत जाती हैं और 3 साल बाद ही ये नगरीय जो उपचुनाव हो रहे होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ढेर हो जाती है, तो ये बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बड़ा तगड़ा सबक है। और उनके लिए यही संदेश है कि अगर जो उनके कार्यकर्ताओं की मंशा, उनकी नब्ज को अगर वो पकड़ने को, उसको समझने को तैयार नहीं होंगे तो शायद उनके लिए तस्वीर 2027 में जो लड़ाई है वो आसान होने वाली नहीं। आने वाले दिनों में बहुत सारी सीटों पर रिपीट सीतापुर हो सकता है अगर बीजेपी ने अपने इन ढीले पेंचों को नहीं कसा। एक खबर, अगली खबर पे आते हैं ज्ञानेंद्र भाई की भीतरी घमासान की हमने ये बातचीत की। एक खबर ठाकुर गोलबंदी की है। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में बीजेपी के ठाकुर नेता जुटते हैं, कहा जाता है एक पारिवारिक फंक्शन है। आपके हिसाब से पारिवारिक फंक्शन ही था या ठाकुर नेताओं का कोई शक्ति प्रदर्शन हो रहा था? देखिए, चूंकि वैसे विधायक आपस में मिलते रहते हैं, वो सब उनकी बैठकें होती रहती हैं, तो वो इतनी बड़ी आम नहीं होती हैं। एक तो सत्र चल रहा था और सत्र में ये इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ मुलाकात वो सब होता रहता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में परसेप्शन ये बना हुआ है कि ड्राइविंग सीट पर छत्री बिरादरी के लोग हैं, छत्री बिरादरी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसी से अपने आप को कनेक्ट भी करते रहे हैं, उस पर गर्व करने की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में जब छत्री बिरादरी के विधायक जब साथ होंगे, कई सारे 49 हैं, और उनमें से उनका बड़ा हिस्सा अगर साथ में आता है तो फिर ये बड़े कुछ सबकी नजरें भी जाएंगी और ये सवाल भी उठते रहेंगे। और क्योंकि हालांकि उसमें वो अनिल पाराशर थे, उनको भी बुलाया गया था, कुछ और भी जातियों के लोग थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी, क्योंकि 49 विधायकों में से देखिए 43 तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 43 चार समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी में भी 2 उनमें से राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह बागी हो चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संग हैं। अरविंद सिंह गोप, ओम प्रकाश सिंह, वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ पूरे इंटैक्ट खड़े हुए हैं। और एक जो बहुजन समाज पार्टी से एक छत्री विधायक हैं, एकमात्र एक ही विधायक उनके पास है रसड़ा से, और दूसरे राजा भैया हैं। तो ऐसे में जो ये विधायक हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और या फिर समाजवादी पार्टी से ये 2 जो बागी हैं, ये सारे लोग अगर इकट्ठे होते हैं
तो लोगों को एक बिल्कुल इंटरपोलेशन की मौका मिलता है, और एक के बाद एक लगातार ये बैठकें हुई। और उसके बाद से तीसरी बैठक जब हुई, उसमें जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक की थी, गोमती होटल में की थी। तो उसके बाद लेकिन ये जो बैठक, पहली जो बैठक हुई क्लार्क्स अवध होटल में, उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। उसमें ये कहा गया कि ये एक नई तरीके से कुछ गोलबंदी दिखाई दे रही है, और ये इसके पीछे वजह जानने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कुछ पहले भी हो चुका था। कल्याण सिंह के सरकार में उनकी सत्ता रहने के दौरान इसी तरीके से बैठकें हुई थी, और क्षत्रिय बिरादरी के तमाम विधायक नेता मिले थे। और उसके बाद सबको पता है कि इतिहास जो है उत्तर प्रदेश का बताता है कि फिर कल्याण सिंह की सत्ता गई थी। तो ये एक जो विधायकों का मिलना जुलना होता है, एक बड़ी घटनाक्रम के तौर पर देखा जाता है। और इससे ये भी कहा जाता है कि विधायक जब साथ मिलते हैं, या अगर किसी और वजह से मिल रहे हो, तो उसको ध्यान नहीं देंगे लोग। लेकिन वो जब एक चुनावी ऐसे माहौल में जब सत्र चल रहा हो, और उत्तर प्रदेश में तमाम खींचतान की बात भी आ रही हो, तमाम मंत्रिमंडल की बात आ रही हो, और विस्तार को बात हो रही हो, और दूसरे मुद्दे सामने आ रहे हो, ये उसको लेकर भी कई चर्चाएं हुई। चर्चाएं यहां तक भी हुई कि मनोज कुमार सिंह को, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनको मौका नहीं मिला, एसपी गोयल बना दिए गए, तो इसको लेकर भी क्षत्रिय बिरादरी में अच्छा मैसेज नहीं गया। तो ये सब तमाम मुद्दे, इनकी चर्चा की गई। लेकिन जो क्षत्रिय जो थे, आज भी सदन में कई सारे जो विधायक थे, उनसे बातचीत जब हमारी हुई, तो उन्होंने एक शेर भी पढ़ा। एक हम लोग के साथी हैं, उन्होंने अपना शेर पढ़ते हुए अपने मुस्कुराते हुए निकले। हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ये क्या आप लोग मुलाकात हुई है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो कई सारे लोग बैठ जाते हैं, वो 400 भी लोग और बैठ जाते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम 40 बैठ जाते हैं तो पूरा हंगामा मच जाता है, बखेड़ा हो जाता है। तो खैर, लेकिन वो भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हो जाते हैं बदनाम, उसी शेर को वो अपने अंदाज में कह रहे थे। लेकिन बात यही है कि जब कोई पार्टी, कोई ऐसी जाति के लोग ऐसे, और उसके खास तौर से जनता के नुमाइंदे, जिस जाति के बारे में कहा जाता हो कि वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि यहाँ पर जब भी कोई मुख्यमंत्री या सत्ता बदलती रही है, तो कहा जाता है कि एक कोई जाति, खास जाति, वो ड्राइविंग सीट पर रही। हालांकि बाकी जातियों को भी मौका हर पार्टी में मिलता रहा है, लेकिन जैसे मुलायम सिंह यादव की सत्ता हुआ करती थी, तो यादव जाति का एक वर्चस्व की बात होती थी। हालांकि बाकी जातियों की भी भागीदारी होती थी, लेकिन मायावती में दलित बिरादरियों की बात आई, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, तब फिर ऐसे तमाम चर्चाएं हुई। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से फिर ये बात आती है कि क्षत्रिय समाज ड्राइविंग सीट पर है। तो जब ये चर्चाएं हो रही हो, वहां पर ऐसी बैठकें एक अपना एक अलग किस्म का एक शिगुफा भी छोड़ती हैं, अलग किस्म का नैरेटिव भी बनाती हैं, कई परसेप्शन बनते हैं, कई बहस बनते हैं, तमाम र्यूमर्स होती हैं, अफवाहें भी होती हैं। और कई बार उन अफवाहों में कहीं ना कहीं जब इतनी सारी बातें होती हैं, तो उसमें कुछ चिंगारी भी हो सकती है। क्योंकि जब ये बैठकें हुई, तो उसकी एक मकसद होना चाहिए। तो उसमें यही कहा गया कि भाई ये कुटुंब परिवार नाम से बैठक की गई है, तो ये कुटुंब में थोड़ा, अगर कुटुंब थोड़ा और समावेशी होता, तमाम और भी विधायक हो गए होते, तो शायद लोगों को समझ में आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही और जातियों के विधायकों के बजाय समाजवादी पार्टी के 2 क्षत्रिय बागी जो विधायक थे, उन्हें भी जोड़ा गया। तो इसी वजह से इन चर्चाओं को और बल मिला। हालांकि ये सब कुछ राजनीति में ये ऐसी चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। पहले भी कई बार जो विधायकों की लामबंदी और गुटबाजी की बात होती रही है। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी में, जिस भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि कई खेमे बन जाते हैं, और ये खेमों की बात आज से नहीं, ये 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में तो एक जमाने में बड़े खेमे हुआ करते थे। राजनाथ सिंह का गुट होता था, कलराज मिश्रा का अपना होता था, ओम प्रकाश सिंह होते थे, उनका अपना होता था, और हर अलग अलग गुट के नेताओं के अपने अलग अलग विधायक होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में, जिस भारतीय जनता पार्टी में कई खेमों की, कई गुटों की बात की जाए, वहां पर अगर एक 40 से ज्यादा विधायक एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो बिल्कुल उस गुट की और उस बैठकी की चर्चा तो होना लाजमी है, बड़ी नैसर्गिक है, और वो चर्चा हो रही है। लेकिन इसको हर कोई अपने अपने एंगल से आंक रहा है। जहां पर बाकी लोग कह रहे हैं कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, वहीं पर जो लोग बैठक ही कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो हम लोग ऐसे ही एक औपचारिक तौर से आपसी रिश्ते हैं, और सत्र चल रहा था, विशेष सत्र था, तो सब इकट्ठे हुए लखनऊ में, तो इसी बहाने बैठकी हो गई है। लेकिन वो बैठकी लगातार एक के बाद एक हो रही है, इस वजह से ये चर्चा थोड़ी तेज हो गई। जी, थोड़ा सा टाइमिंग का भी सवाल होता है। आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव का माहौल गर्म होगा, विधानसभा चुनाव का टिकट्स बांटे जाएंगे, अध्यक्ष का चुनाव अभी होना बाकी है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण पद हैं। तो अगर किसी एक खास जाति के, वो भी एक प्रभावशाली कही जाने वाली एक जाति के इतने सारे नेता आपस में जुटते हैं, तो उसे प्रेशर टैक्टिक्स या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अगर लोग देखें तो उसमें कुछ गलत तो नज़र नहीं आता।
अगली खबर की तरफ चलते हैं ज्ञानेंद्र भाई। ये ताज़ा खबर है कि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को, जो कि उनकी विधायक हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। क्या वजह है इसकी और क्या असर है इसका? देखिए, पूजा पाल को एक तरीके से ये उनका तो उनके जो बागी तेवर थे वो तो पहले से थे। ये राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, ये सब लोगों ने ये पहले से ही थे। और ये जो नहीं, पहले जब राकेश सिंह को, मनोज पांडे, अभय सिंह को निकाला गया और तब ये सवाल उठा कि पूजा पाल और बाकी 3-4 लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, तो तब ये कहा, तब राजनीतिक पंडितों ने कह दिया कि नहीं नहीं, पूजा पाल तो पीडीए का हिस्सा है, पीडीए में आती हैं, इसलिए उनको नहीं निकाला गया है। लेकिन अब निकाल दिया। बिल्कुल, देखिए दोनों ही बातें थी। पूजा पाल एक तो पीडीए में वो पिछड़ी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, महिला हैं, तो एक तरीके से वो लीनियंसी दिखाई। अखिलेश यादव ने मैसेज देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये जो लोग थे, ये सारे या तो ब्राह्मण थे, मनोज पांडे से लेकर, या फिर क्षत्रिय थे, तो इन सारे लोगों पर कार्रवाई कर दी गई। और ये कहा गया था कि बाकी लोग अगर वो संभलेंगे, अगर वो फिर से अपने आप को रिमोर्स करते हैं, तो वो शायद पिघल भी सकते हैं। तो एक तरीके से पूजा पाल को ये मौका इसीलिए दिया गया कि वो उनके जो पीडीए का उनका जो बात वो करते रहते हैं, उस पीडीए में अगर पूजा पाल पर भी कार्रवाई हो जाती तो उस पीडीए वाली बात पर से फिर तो जो बागी खेमा था ना, इनका एक पक्ष और भी मजबूत हो जाता। कि देखिए कि जो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए की एक तो पिछड़ी वर्ग से भी और एक महिला, उस आधी आबादी की बात है, क्योंकि ए फॉर आधी आबादी भी अखिलेश यादव बताते हैं। तो पी और ए दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है पूजा पाल, उन्हें निकाल दिया गया था। तो इस वजह से एक बागी खेमे के प्रति सहानुभूति ज्यादा जुड़ जाती। उस वक्त तो अखिलेश यादव ने उसको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कल रात में जिस तरीके से पूजा पाल ने जब कसीदे पढ़ने शुरू किए और पूजा पाल ने सीधे तौर से कहा कि अतीक अहमद की हत्या किसने करवाई, सबको, जो उनके पति की हत्या किसने करवाई, और वो सबको पता है, और अतीक अहमद को कौन समर्थन दे रहा था, उन्होंने बिल्कुल परोक्ष तौर से एक तरीके से समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया। और फिर उसके बाद से शायद कोई गुंजाइश नहीं बची कि वो कसीदे पढ़ने के बाद से पूजा पाल को ये मान लिया फिर अखिलेश यादव ने, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने, कि अब पूजा पाल से वापसी की कोई राह बची नहीं है। अब सीधे आर पार की बात होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अब अखिलेश यादव पहले तो 2012 में आए थे, आपको याद होगा कि अतीक अहमद हो, डीपी यादव हो और तमाम माफिया हो, उनके साथ खड़े होने को लेकर जब परहेज हुआ था, आपको याद होगा कि कितनी बड़ी खबरें होती थी। और इसका एक बड़ा डाउन टू और फिर डाउन टू पार्टी लाइन और अक्रॉस पब्लिक बड़ा एक अच्छा मैसेज गया था। ये कहा गया था कि एक ऐसा युवा नेता है जिससे माफियाओं की, जिस समाजवादी पार्टी पर कहा जाता है कि अतीक अहमद हो, मुख्तार हो, उन सारे बड़े बड़े माफियाओं को वो साथ में रखते हैं, उनसे वो परहेज करते हुए दिखाई दिए। और एक बड़ा अच्छा मैसेज होने के बाद से अखिलेश यादव काफी लंबे समय तक उस पर एक तरीके से कायम भी रहे। लेकिन अब जब बदलते दौर में अब सीधे तौर से पहला वो पीडीए की बात भले करते हो, लेकिन माई वाला जो इक्वेशन है एक बार की फिर से उसको ध्यान देंगे। मुस्लिम फैक्टर उनके लिए बड़ा अहम हो ही जाता है। तो इसी वजह से अतीक पर पूजा पाल जिस तरीके से हमलावर हुई अतीक को लेकर, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के उन्होंने कसीदे पढ़े, फिर उसके बाद से उनके पास कोई चारा दूसरा बसता नहीं है। भले ही पूजा पाल पिछड़ी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, ओबीसी हो, महिला हो, लेकिन सीएम योगी की तारीफ और अतीक अहमद की खुलकर मुखालिफत, ये ऐसे पहलू थे जिनके बाद से उनको लगा कि उनके अपने स्थानीय समीकरण, उनके इलाहाबाद और आसपास के इलाकों के जो समीकरण हैं वो बिखर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने सख्ती की ये कार्रवाई की है। अब हालांकि अब देखना होगा कि इसका असर किस तरीके से वहां पर उनके निचले स्तर पर होगा और इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छी एक सुखद बयार होगी कि पूजा पाल उनके साथ आती हैं, और पाल बिरादरी के वोटर्स को लेकर आपको दिखाई दिया होगा 2024 में किस तरीके से संघर्ष हुआ था बड़ा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, सब कुछ, सारे खेमों ने अपनी अपने कई कोशिशें की थी। तो फिलहाल पूजा पाल अब बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। तो एक नई स्थिति ये दिखाई दे रही है। और जब उनको पार्टी से निष्कासित ही कर दिया है, तो एक तो दूसरी बात ये भी है कि उनके लिए बेहतर भी हो गया कि वो अब उनकी विधायकी भी फिलहाल बरकरार रहेगी। उनकी विधायकी को लेकर भी जल्दी फैसला हो जाएगा, उन्हें भी शायद अलग बैठने की सीट की भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये जो संदेश और संकेत निकलेंगे, ये दोनों ही पार्टियां आकलन करेंगी। समाजवादी पार्टी फिलहाल उसने पीडीए के पी और ए को पीछे रख दिया है, नेपथ्य में रख दिया है, और अपना जो मुस्लिम जो फैक्टर है उसको शायद आगे रख दिया है। इसी वजह से पूजा पाल पर यह कार्रवाई की गई। एक और विषय, संभल के बाद फतेहपुर की शक्ल में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही हैं।
ये फतेहपुर में मकबरे पर पूजा पाठ, इस तरह की धमकीबाजियां, हिंदू संगठनों का जुटान, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं। कुल मिलाकर संभल के काफ़ी हफ्तों बाद फतेहपुर की शक्ल में जो एक बार ये फिर हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ है, आप इसे सायास मानते हैं, अनायास मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो संभल और फतेहपुर में अंतर ये है कि संभल वाले में जब जिस तरीके से जो भी गतिविधियां हुई थी, घटनाक्रम हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से कहा जाए कि प्रदेश नेतृत्व का और शीर्ष नेतृत्व से भी एक कहीं ना कहीं वो एक उनका झुकाव और जुड़ाव भी बना रहा था उस घटनाक्रम से। लेकिन फतेहपुर की घटना एकाएक हुई, और ये जो घटना जिस तरीके से हुई, इसे मैं क्योंकि यहाँ पर जिस जिस तरीके से सरकार में और हलचल हुई और यहाँ पर ये पूरा एक हंगामा हुआ, क्योंकि सत्र चल रहा था, उसी बीच में ये घटनाक्रम हुआ है। तो ऐसे ये एक मैसेज बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुद का भी मानना था कि ये अच्छा मैसेज नहीं गया है। और ऐसे में उस जगह को लेकर देखिए कि मोहन भागवत का उनका बयान फिर से भारतीय जनता पार्टी को याद आ गया होगा कि हर जगह पर क्यों मंदिर ढूंढना और क्यों तमाम ऐसी कोशिशें करना। लेकिन ये ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि हंगामा किया गया। तो ये विशुद्ध तौर से ये संभल से इस मामले में भी अलग हो जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी उत्पात किया गया, एक ऐसा हंगामा बखेड़ा खड़ा किया गया जिससे बचा जा सकता था। और ये चूंकि ये तैयारी, ये एकाएक वो लोग नहीं पहुंचे थे, उससे पहले तैयारियां हो रही थी। वो स्थानीय जो पुलिस की जो खुफिया इकाई है उनकी भी फेलियर है, पुलिस तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का भी फेलियर है। और ऐसा फेलियर है इसलिए कहा जाएगा क्योंकि बाद में तो सख्ती की गई, बाद में तो मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन जो कार्रवाई होते दिखाई देनी चाहिए थी त्वरित तौर से, वो कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से सरकार की किरकिरी भी हुई है, क्योंकि ये विशुद्ध तौर से कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा था। हालांकि अब जमीन को लेकर डीएम उसकी बड़ी पैमाइश करा रहे हैं और बात आ रही है कि उस जमीन को लेकर पहले माना जा रहा था कि वो जमींदार परिवार से जमीन हुआ करती थी, 2007 में डिक्री में गई, मुकदमा चला और 2012 में वादी ने उस पर ज्यादा पैरवी नहीं की, तो वो फिर वक्फ में चली गई थी, वो मकबरा के नाम पर हो गई थी। तो ये अब जमीन को लेकर क्लेम की जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये बाद में ये उसका क्लेम हुआ था। मकबरा के जो कमेटी है उन लोगों ने बाद में क्लेम कर लिया, बाद में उनका कब्जा हुआ था, उससे पहले वो जमींदार परिवार की थी। कैसे क्यों हुआ उसकी पड़ताल हो रही है, डीएम स्तर से हो रही है। लेकिन जो हंगामा हुआ उसे बिल्कुल उसे लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी नुकसानदेह हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा धड़ा है, वो ये मानता है कि जब संघ प्रमुख ने एक बार ये कह दिया है कि ऐसे ऐसे मुद्दों से हमें परहेज करना चाहिए। और आपको याद होगा कि संभल का मुद्दा ऐसा था जिस पर खुद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी असहज था। वो लेकिन वो एक तरीके से उस पर सीएम योगी ने भी जिस तरीके से अपना रुख अपनाया था और एक अपना जो उग्र हिंदुत्व क्या उनका तरीका होता है वो उस तरीके से वो होते हुए दिखाई दिए थे। वहां पर अनुज चौधरी जैसे डिप्टी एसपी भी सामने आए थे, कई बयान और कई घटनाक्रम वहां के ये बताते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो हार्ड लाइन होती है हिंदुत्व की, उसके हिसाब से वो मुफीद भी लग रहा था। लेकिन फतेहपुर का एक तरीके से ऐसा मामला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा उनके लिए किरकिरी की बात भी है, और खासतौर से उनकी सरकार अगर है यहाँ पर है तब कानून व्यवस्था के फेलियर की भी उस जगह पर बात आती है कि वहां की स्थानीय पुलिस प्रशासनिक इकाइयों ने अपनी जो उनका दायित्व था उसे समय से आकलन नहीं किया, और वो सख्ती होनी चाहिए थी। हालांकि बाद में वो कार्रवाई आपने देखी होगी कि समाजवादी पार्टी का भी एक नेता का नाम उसमें आया गया था और एक शुरुआती दौर में उसे भी उछालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही ज्यादातर नेता थे, बजरंग दल के भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है, उसके जो वहां के प्रतिनिधि थे वो शामिल थे और समाजवादी पार्टी के लोग तो थे ही। तो ये स्थानीय स्तर पर जो आपस का संघर्ष चलता है, वो चाहे जमीन के विवाद को लेकर हो या और दूसरे जो ताकत के लेकर सियासी पकड़ को लेकर, रसूख को लेकर जो विवाद चलता है, वो विवाद इतना ज्यादा ऊपर उठ गया कि वो एक हंगामे की शक्ल में सामने आया और उसने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालिया निशान लगाए और सरकार की थोड़ी सी किरकिरी भी कराई इस मामले को लेकर। हालांकि जो कार्रवाई हुई है अभी भी शायद जो कार्रवाई के मामले में जो मैसेज तो दिया गया है, लेकिन जो सख्ती के साथ गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी वो अभी होती नहीं दिखाई दी। इसलिए विरोधी खेमे को और विपक्ष को खासतौर से सवाल उठाने का मौका भी मिल गया है इस मामले को लेकर। तौर पे कार्रवाई पे सवाल तो उठाने का मौका दिया ही हुआ है पुलिस ने। बहुत सारे सवाल हैं ज्ञानेंद्र भाई, पिछले आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव उत्तर प्रदेश की राजनीति देख चुकी है, लेकिन थोड़ा वक्त का तकाजा है, इसलिए आज हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। लेकिन आपसे जल्दी जल्दी मुलाकातें होती रहेंगी, इसी उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार, नमस्कार।